कितना अच्छा लगता है जब कोई स्टॉक जो हमारी नज़र में होता है वो नीचे जा रहा होता है। क्योंकि अभी हमारे पास पैसे तो हैं नहीं, अभी हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं उस स्टॉक को बाय करने के लिए। तो जब तक हमने उसको बाय नहीं किया तब तक वो नीचे जाए, हमें और सस्ता मिले और सस्ता मिले, हमें कितना अच्छा लगता है। पर यही चीज़ का उल्टा हो जाता है जब हम अपना सारा पैसा जितना हमारे हमें एलोकेशन देना था उस स्टॉक में हम डाल चुके होते हैं। पर अब वो स्टॉक उसके बाद भी और नीचे जाता रहता है। तब हम क्यों बुरा मान जाते हैं? पहले देखिए, जो हमारे बाद वो स्टॉक खरीदना शुरू करेगा वो भी तो हमारी तरह वेट कर रहा था, उसको और सस्ता मिला। इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमने तो अगले 5 साल के लिए 10 साल के लिए सोच के वो स्टॉक बाय किया है। तो हमें क्या दिक्कत अभी वो थोड़ा और नीचे चला जाए? जब हम अपना पूरा एलोकेशन कर चुके होते हैं उसके बाद वो स्टॉक वो कंपनी और सस्ती हो जाती है तो हमें सहन नहीं होता। अब इस बात पर परेशान होकर हम क्या बिगाड़ सकते हैं उस स्टॉक का? हमारा MTM लॉस जो हमें देखने को मिलता है वो MTM लॉस होता है अगले 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए। अब से वो लॉस सहन नहीं होता और फिर हम उस स्टॉक को, जब वो 10% नीचे गिर जाता है तो हम उससे भाग जाते हैं एज अ ट्रेडर। पर अगर हम कुछ बड़ा सोचें कि एज अ इन्वेस्टर हैं हम इस स्टॉक में, हमने अगले 10 साल के लिए बाय किया है, तो अगले 10 साल के लिए हमें ये स्टॉक कमा के देगा ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आर मनी। ये स्टॉक अभी जहाँ से हमने ख़रीदा है वहाँ से गिरा है 10%। हमने उम्मीद लगाई है कि ये स्टॉक हमें अगले 10 साल में 10 टाइम्स रिटर्न कमा के देगा। 10 टाइम्स मीन्स 1000% रिटर्न। और ये स्टॉक उसके बाद गिर जाता है 10% और अब हमें MTM लॉस दिखता है 10% का। फिर हम सोचते हैं यार इसने तो हमें स्टॉक ने धोखा दे दिया, अब हम निकल जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आप बॉटम करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, बॉटम बाय, तो आप क्या इतने बड़े इन्वेस्टर हो गए कि आप बॉटम फिशिंग करेंगे स्टॉक्स में और आप कामयाब भी रहेंगे? आप अपने आप को इतना बड़ा तोपची मानते हैं? जो वॉरेन बफे हैं वो नहीं मानते अपने आप को इतना बड़ा तोपची, वो मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करते। तो देखिए, मार्केट टाइमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी होता है जब स्टॉक अक्यूमुलेशन का फेस होता है, तो अगर वो स्टॉक और सस्ता हो गया तो मुझे और अच्छा लगता है, मेरे बाद और भी तो बायर आएंगे। या फिर 1 महीना बाद वो स्टॉक मुझे और सस्ता मिलेगा और मेरे पास SIP का पैसा आ रहा है, तो फिर मैं उसमें उसी में डालूंगा। और एलोकेशन थोड़ी बढ़ाने में क्या दिक्कत है मुझे, अगर मुझे उस कंपनी पर भरोसा है, मुझे मेरी रिसर्च पर भरोसा है। जो वस्तु हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे ले जाना तो है नहीं, हमारे वश में है कि हमें कंपनी ढूंढनी है। फिर हमें वो कंपनी अगर हमारे रेट में मिल रही है, हमारे पास रुपया है, तो हमें वो जाकर बाय करनी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ करनी है पर बाय। जब हमने बाय कर ली, अब हमें क्या परवाह वो और नीचे जाए या ऊपर जाए तो अच्छा, और नीचे जाए तो और पैसा आएगा और खरीद लेंगे। इसलिए जो चीज़ अपने हाथ में है उसी के बारे में सोचो, उसके बारे में मत सोचो कि बाद में नीचे चला गया। नीचे चला गया, मुझे ये बताइए, आप 10 से 20% स्टॉक नीचे हुआ, उस 10 से 20% डाउन के चक्कर में आप 1000% का रिटर्न भूल जाएंगे जो आपको लेना है अगले 10 साल में। इसलिए अपने व्यवहार पे कंट्रोल करना सीखिए। मैं भी करना सीख रहा हूँ, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। यू कैन नॉट गेट रिच फ्रॉम अदर मैन्स पोर्टफोलियो। अब ये कैसे? आप ये मानिए, जब आप किसी और का पोर्टफोलियो देखते हैं, उसके पास जो जो स्टॉक होते हैं वो आप अपने पोर्टफोलियो में खरीदते हैं। फिर आप सोचते हैं कि वो भी रईस हो रहा है, मैं भी रईस हो जाऊंगा उसके साथ साथ। आप मुझे ये बताइए, आपको क्या पता जो जिसका पोर्टफोलियो, जिस इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं, कि उसने क्या सोचकर वो स्टॉक खरीदा है? उसने अगर 10 अलग अलग स्टॉक्स खरीद रखे होंगे,
क्या पता वो 10 अलग अलग स्टॉक अलग अलग सोच से खरीद रखे हों। कुछ उसने इसलिए खरीद रखे हों कि वो ज़्यादा सस्ते हैं, डबल होने पर बेच दे। कुछ उसने इस सोच से रख खरीदे हों कि कोई कैटलिस्ट उस कंपनी में बचा है और वो कंपनी डीमर्ज होने वाली है, तो वो डीमर्ज करके बेच देगा। कोई सारे इन्वेस्टर इसीलिए थोड़ी ना बैठे हैं, जैसे मेरा खुद का पोर्टफोलियो है, मेरे पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक इसलिए थोड़ी ना है कि मैं सारे ही लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखूँगा। मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं कि उनमें कुछ स्टॉक्स में तो कैटलिस्ट हैं कि वो कंपनीज डीमर्ज होने वाली है, डीमर्ज होने के बाद कंपनी की जो रियल वैल्यू होती है ना, वो निकल के बाहर आती है। और जब वो निकल के बाहर आएगी, जो मेरे रियल मनी की एलोकेशन है मैं उसको कम कर दूंगा। अब मैं अपने रियल मनी की एलोकेशन कम कर दूंगा, ये मेरे दिमाग में है, पर ये जो मेरा पोर्टफोलियो देखकर अपना पोर्टफोलियो बना रहा है उसके दिमाग में तो नहीं है। अब जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो में मैंने 10,000 रुपये के इंडस बैंक खरीद रखा है, इंडसइंड बैंक। ये इंडसइंड बैंक ऊपर से नीचे गिर के आया क्योंकि डेरिवेटिव में, करेंसी डेरिवेटिव्स में इनसे कुछ नुकसान हो गया, इन्होंने कुछ गलत ट्रेड करा, उसके ऊपर आरबीआई ने भी इनके ऊपर फाइन लगाया। फिर मैंने देखा कि अब मुझे बैंक में लॉन्ग टर्म तो इन्वेस्ट करना नहीं, क्योंकि ये है प्राइवेट सेक्टर के ब्लू चिप बैंक्स में आता है इंडसइंड बैंक। पर मैं देख रहा हूँ कि ये बैंक 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर बिक रहा है, जबकि इसने 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए कमाए थे पिछले साल। तो कोई 8 हज़ार करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी 50,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे मिल रही हो, तो मैं उसको खरीद सकता हूँ क्योंकि मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतनी दिख गई। फिर मैंने नोटिस करा कि ये आरबीआई ने जो इस पर बैन लगाया है या इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, इस पर फाइन लगाया है, क्या ये इसको परेशान कर सकता है। मैंने देखा इसको ये अगले 6 महीने या साल भर के लिए परेशान करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बैंक वापस आ सकता है। बैंक का कोई फंडामेंटली इशू तो नहीं है कि ये अपने लेंडर्स के पैसे डुबो दे, नहीं, इसका बस वो डेरिवेटिव सेगमेंट में दिक्कत थी, वो इन्होंने ठीक कर दी है और अभी आगे भी जाकर और उसको ठीक कर देंगे। अब जब वो करेक्ट हो जाएगी, वो इशू करेक्ट हो जाएगा, तो बैंक अपना वापस आ जाएगा। अभी जैसे मैंने उसको बाय किया था 670 रुपये पर, 670 के आसपास। अब वो मुझे लगता है क्योंकि 1500 से गिरा है, ऑलमोस्ट डबल भी देगा मुझे, तो मैं डबल होते ही निकल जाऊंगा। मैंने कोई उसके लिए इसलिए थोड़ी ना करा है कि ब्लू चिप में भी मैं होल्ड करूंगा उसको अगले 10 साल तक, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए देख के करना चाहिए कि दूसरा या आदमी इन्वेस्टर क्या सोच के कर रहा है। और मेरे पास 10,000 रुपये कैश रखा हुआ था एक्स्ट्रा, तो वो आया, मुझे लगा कि मेरे पास जो कंपनी है जो बाय करने के लिए, उनमें मैं ज़्यादा पैसे लगा चुका हूँ, तो एक ये अलग से इंडसइंड बैंक गिर रहा है, कुछ नहीं होता, इसमें 10,000 रुपये के डबल हो जाएंगे, 10,000 रुपये और कमा लूँगा, तब निकल जाऊँगा। कोई सारे पैसे मैंने इसलिए थोड़ी लगा रखे हैं कि जैसे मनापुरम हो गया, शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हो गया, उसमें 15-15% अपना इन्वेस्टेड वैल्यू डाल रखी है, एलोकेट कर रखा है अपना पोर्टफोलियो का पैसा। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट थोड़ा ना है इंडसइंड बैंक मेरे लिए। एक और बात, जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी कंपनी में, तो क्या है, जो हमने टाइम स्पेंड किया होता है ना, वो हमारी प्रूफ को बढ़ाता है, वो हमारे सहन शक्ति को बढ़ाता है उस कंपनी में रहने की। अगर उस कंपनी का स्टॉक उसके बाद और नीचे गिरता है, तो या तो हम, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा होगा तो हम उसको और बाय करेंगे। अगर एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास नहीं बचा है तो हम उसके शेयर को बाय नहीं करते, तो हम बेचते भी नहीं। हमें पता होता है कि कंपनी अगले 10 साल तक क्या क्या कर सकती है, आगे उसका क्या फ्यूचर है। कॉन्फ्रेंस कॉल में जो मैनेजमेंट ने हमें बताया है उसके ऊपर कंपनी काम करेगी तो कहाँ जा सकती है, इसलिए हम उस कंपनी में बाय करते हैं। तो जो इन्वेस्टर है बाय कर रहा है वो ठीक है, पर उसका पोर्टफोलियो देख के
अब आप बोरोड कन्विक्शन पे अपने पोर्टफोलियो में वो स्टॉक डाल रहे हैं। अब वो कंपनी का प्राइस उससे 10% नीचे आता है तो आप परेशान हो जाएंगे, 20% नीचे आ जाएगा तो आप निकल जाएंगे आपके, क्योंकि 100 रुपये 80 रुपये रह गए बस आपका। जब आपने उस कंपनी पर रिसर्च खुद नहीं करी तो आप उसको होल्ड कैसे कर सकते हैं। ऐसे में ही अगर वो स्टॉक वापस घूम गया और ऊपर जाने लग गया, अब आप अब आप कोई परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जब फ़ायदा मिलता है तब तो कोई परेशान नहीं होता, और जब लॉस हो रहा होता है तब आप उस इन्वेस्टर को गाली दे रहे होते हैं कि उसकी वजह से मैंने खरीद लिया। ठीक है। पहली बात तो आप जानें कि दूसरे इन्वेस्टर का कितना एलोकेशन है उस स्टॉक में, कितने पैसे लगा रखे हैं और कितना उसका रिस्क टॉलरेंस है। क्या पता वो किसी दूसरे का पैसा लगा रहा हो, वो आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और आपका खुद का मेहनत का पैसा है, आप बोरोड कन्विक्शन पे लगा रहे हैं, फिर अपने पैसे में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो इन्वेस्टर तो अगले 10 साल तक बना रहेगा, 10 साल तक बना रह के 10 साल के बाद बेचेगा और वो 10 गुना कमा के ले जाएगा। और आप 3 से 6 महीने में बेच के अपने 100 रुपये 80 रुपये बना लेंगे। फिर तो क्या है, आप अगर बोरोड कन्विक्शन पे ऐसे ही बाहर निकलते रहेंगे तो आपके पैसे तो कम होते रहेंगे। तो अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है किसी कंपनी में तो खुद रिसर्च कीजिए। जो दूसरे रिसर्च करते हैं उससे आप ये कह सकते हैं ठीक है मैंने भी रिसर्च करी है, इसने भी रिसर्च करी है, और ये भी इस कंपनी को बढ़ता हुआ देखता है, मैं भी इस कंपनी को बढ़ता हुआ देखता हूँ, तो उससे आपको मॉरल सपोर्ट ले ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप ज़बरदस्ती कि ना आपने रिसर्च करी, ना आपने कुछ देखा कि ये कंपनी क्यों खरीद रहा हूँ, मैं क्या खरीद रहा हूँ, आप सबसे पहले भागने वाले इंसान होंगे इस इन्वेस्टमेंट में। और हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लॉन्ग टर्म होल्ड से बढ़ता है, और लॉन्ग टर्म होल्ड किसी दूसरे की रिसर्च पर नहीं होता। तो ये ब्रोकरेज रिपोर्ट बनाते हैं जो ब्रोकर्स, उनकी रिपोर्ट पढ़कर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भागने का टाइम होगा तो ब्रोकरेज रिपोर्ट तो वहीं पे डी रेटिंग भी दिखा देती हैं। तो आप क्या, उनकी ब्रोकर जो कहेगा कि भाई बाय 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 कर लो, फिर कहेगा सेल 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 कर दो, तो आप बाय सेल ही करते रहेंगे और हमारी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देंगे फालतू का, ब्रोकर्स को ब्रोकरेज देंगे, उनका तो दोनों का फ़ायदा है, बाय भी रिकमेंडेशन देने में, सेल भी रिकमेंडेशन देने में, पर आपका कहाँ फ़ायदा है। तो जो आपके यॉट होंगे वो कहाँ जाएंगे। हाँ, सारी नाव तो ये खरीद के ले जाएंगे, सरकारी पॉलिटिशियन और ब्रोकर्स। वेयर आर द कस्टमर्स याच, कस्टमर्स के तो यॉट ही नहीं रहेंगे। इसलिए आपको ध्यान देना है, आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है किसी भी इन्वेस्टमेंट में। तो आप जिस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं उसी इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़िए, किसी और इन्वेस्टमेंट को मत देखिए, किसी और से ईर्ष्या करके उसकी तरफ मत भागिए, क्योंकि आपका पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म होल्ड करके, जो और कोई नहीं कर सकता। ये इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं ना, इनका टारगेट होता है कि भाई हमें इतना परसेंट मिनिमम रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। ये भी हर साल अपने म्यूचुअल फंड या अपने जो हेज फंड के इन्वेस्टर होते हैं ना उनको बदलते रहते हैं जब भी इनको रिटर्न नहीं मिलता अच्छा। इसलिए ये भाग दौड़ करना बंद कीजिए। आप इन इंस्टीट्यूशंस को तभी हरा सकते हैं जब आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें, नहीं तो आप भी इनकी तरह ही, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये एक्चुअल में इनका रिटर्न 7 से 8% ही रह जाता है, क्योंकि ये भी इन आउट इन आउट इन आउट करते रहते हैं, क्योंकि इनको अपना पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बनाना नहीं, बचाना। इसलिए इस चीज़ से आप ये शिक्षा ले सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि कितनी सेफ्टी में, कितने लोअर वैल्यूएशन पे आप स्टॉक को खरीद रहे हैं, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर पाएंगे।
क्योंकि पहले तो आपको इनबिल्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है। उसके बाद जब इतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे हम स्टॉक खरीदते हैं ना, तो ज़्यादातर कंपनीज डिविडेंड देने वाली होती हैं उस उतने प्राइस पर। तो आपको डिविडेंड मिलता है, वो पैसा आ रहा होता है आपके पास हर साल या इवन क्वार्टरली, या फिर आपको का स्टॉक वो और नीचे गिरने से बच जाता है। इसलिए अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, किसी भी कंपनी को खरीदते हैं, तो उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखकर सस्ते से सस्ते दाम में मिले खरीदिए। ये 50-60 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पे जो स्टॉक्स होते हैं उनकी तरफ तो देखिए भी मत। और लॉन्ग टर्म होल्ड करके ही पैसा बनेगा। तो लॉन्ग टर्म होल्ड आप तभी कर पाएंगे जब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मिनिमम लोअर वैल्यूएशन देखकर स्टॉक को खरीदेंगे। उसके बाद स्टॉक में फंडामेंटल एनालिसिस तो आना चाहिए आपको, कि क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट देख के, ये नहीं कि कंपनी कर्जा लिए जा रही है और आप उस स्टॉक को ऐड करे जा रहे हैं कि भाई मैं तो लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लोअर वैल्यूएशन पे कंपनी या स्टॉक का होना कोई रीज़न होता है उसके पीछे। अगर वो रीज़न वैलिड है तो आप उसको उस कंपनी में इन्वेस्ट थोड़ी ना करेंगे। अगर वो सस्ते से सस्ते वैल्यूएशन पे भी हो और वो कंपनी की मैनेजमेंट चोर है, या फिर कंपनी कर्जे में इतनी है कि वो बैंकरप्ट होने वाली है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके कहाँ जाओगे। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लोअर वैल्यूएशन पे भी खरीदना है और बेकार कंपनी को भी नहीं खरीदना, आपको अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए, क्योंकि ये भी है कि क्या है, हमारे जो ज़्यादातर मित्र हैं वे हैं सैलरीड पर्सन, एम्प्लॉयज़ हैं, वो किसी की नौकरी करते हैं। और जब आप किसी की नौकरी करते हैं तो आप खुद रिसर्च नहीं कर पाते। जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी आ रहा है वही तो इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं आप। तो जो एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं उसको आप अगर रिसर्च नहीं कर सकते, तो जो मैं भी पोर्टफोलियो दिखाता हूँ वो भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको खरीदना है निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। ये मोतीलाल ओसवाल का है, शायद एक्सिस बैंक भी और बाकी बैंक्स भी इसको फंड को देते हैं। इस इंडेक्स फंड में आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करते रहिए, वो आपका वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा। और इंडिया के टॉप 500 कंपनीज, या अगर निफ्टी 1000 मिलता है तो उसमें उसमें इंडिया की टॉप 1000 कंपनीज में एक साथ पैसा इन्वेस्ट होता है। इससे क्या होगा, आपको जो ओवरऑल मार्केट का रिटर्न होता है ना वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये बाकी जो स्टॉक्स होते हैं, बाकी कंपनीज होती हैं, ये ओवरऑल मार्केट के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाती। क्योंकि जो हमारा निफ्टी 50 है, ये जब इतने अर्निंग मल्टीपल पे इसमें स्टॉक खरीदे जाएंगे, क्योंकि निफ्टी 50 में तो जोमेटो भी डाल दिया अब इन्होंने। तो जोमेटो में भी जो निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका पैसा जोमेटो में भी जा रहा है, और उसका पैसा ये 100 पी स्टॉक हैं, और भी स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में जो 100 पी पर है। तो अडानी हो गया, इसमें जा रहा है, और 80-90 पी पे भी हैं बहुत स्टॉक। इसलिए इतने महंगे इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से तो अच्छा आप टोटल इंडिया के मार्केट पे इन्वेस्ट कर देंगे अगर आप निफ्टी 500 या निफ्टी 1000 इंडेक्स को चुनते हैं। इससे जो आपको बेसिकली एज अ इन्वेस्टर आपको चाहिए, भाई मैं कहीं पे पैसा लगा रहा हूँ वो मुझे अंत में बढ़ा हुआ मिले या थोड़ा अच्छा रिटर्न दे। ठीक है, इसके लिए आप अगर महंगी चीज़ पहले ही खरीदेंगे, अगले 10 साल के पैसे अभी दे देंगे, क्योंकि 100 पी का मतलब यही तो होता है, 100-200 पी का। अगले 10 साल के पैसे अगर आपने आज ही दे दिए, या अगले 100 साल के पैसे आपने आज ही दे दिए, तो आप अगले 5 साल में क्या रिटर्न कमाएंगे? क्या वो उतनी ही वैल्यूएशन पे रहेंगे ये सारे स्टॉक? ऐसा नहीं होता। इसलिए अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते खुद की, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना भाई मेरे बस की तो बात है नहीं। अगर नहीं है तो आपके लिए है निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। सिर्फ उसी में इन्वेस्ट कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है
कोई कुछ भी कहे कि मैंने ये स्टॉक खरीद के 2 गुना कम कर लिया, 4 गुना कर लिया, भाई मुझे नहीं करना, मुझे तो अपने निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में ही पैसा डालना है। ये देगा आपको 10, 11, 12% रिटर्न, आप इससे खुश हो जाएंगे। ठीक है, जब आप लोअर वैल्यूएशन, जब ये नीचे होगा तब खरीदेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, है ना, क्योंकि नीचे नीचे जाता रहेगा तो आपको सस्ते में बटोर लेंगे, क्योंकि आपको करना है अगले 30 साल इन्वेस्ट, आपको अभी अभी नहीं कमाना पैसा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये तो है ही, ईर्ष्या करनी बंद कीजिए। कोई और कहता है कि भाई मैंने ये स्टॉक खरीदा, मैंने 10 गुना कर लिया अपना पैसा, तो आप कहिए भाई बहुत अच्छा हुआ आपने कर लिया, पर मैं तो निफ्टी 500 से ही खुश हूँ, मेरा तो पैसा 10 गुना अगले 30 साल में भी हो जाएगा ना, जो मैंने सारा लगा रखा है, मैं उसी से खुश हूँ। क्योंकि जो भी इंसान आपको बता रहा है कि उसने 10 गुना कर लिया पैसा, उससे आप पूछिए तेरे पास टोटल पैसा कितना है, वो कहेगा मेरे पास टोटल 100 रुपये है। तो मुझे ये बता, तूने 10 गुना अपने 100 रुपये को 1000 कर लिया क्या? वो कहेगा नहीं, मैंने तो उसमें सिर्फ 10 पैसा लगाया था, मैंने 10 पैसे को 10 गुना कर लिया, तो मतलब 10 पैसे से 1 रुपया बन गया मेरा, क्योंकि टोटल पोर्टफोलियो तो मेरा 100 रुपये था, वो साइड में लगा रहा। तो आप उससे कहोगे तो तूने क्या उखाड़ लिया है, अपने 10 पैसे को तूने 1 रुपये बना दिया, पूरा पूरा पोर्टफोलियो तेरा 100 रुपये का था, उसमें क्या फ़र्क पड़ा, उसमें 1% का फ़र्क पड़ा। तो मुझे क्या ईर्ष्या दिखाना, तू मेरे अंदर क्या ईर्ष्या जागरूक करना चाहता है? भाई मुझे माफ़ कर, मुझे अपने निफ्टी 500 इंडेक्स में ही रहने दे। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड टोटल मार्केट इंडेक्स, मैं इसी में खुश हूँ, ना मुझे निफ्टी 100 में जाना, ना मुझे निफ्टी 50 में जाना। मैं पूरे इंडिया पे भरोसा करता हूँ कि इंडिया ऊपर जाएगा, कि जैसे मैं देशभक्त हूँ कुछ हूँ, और वो मेरा पैसा बढ़ाता हुआ चला जाएगा। क्योंकि निफ्टी 500 में तो क्या है, अंडर वैल्यूड कंपनीज भी होंगी, उनमें भी एक साथ इन्वेस्ट होगा, तो आप सिर्फ ओवर वैल्यूड के पीछे ही नहीं भागते रह जाएंगे। इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इक्विटी इन्वेस्टर और बॉन्ड इन्वेस्टर्स में क्या फ़र्क होता है? एक तरफ हार्वर्ड मार्क्स हैं तो एक तरफ वॉरेन बफे, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, और हमें एज एन इक्विटी इन्वेस्टर किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी बात नहीं सुननी चाहिए, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।